गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ेंगे ज्योमेट्री में कक्षा 9वीं ज्योमेट्री। मेरा नाम सब बच्चों धीरज कुमार जायसवाल। मैं चारकोप स्कूल चारकोप सेक्टर 1 मनपा हिंदी माध्यमिक शाला से। आज का बेटा हमारा टॉपिक है बच्चों समांतर रेखाएं, तिर्यक रेखाएं और उनके द्वारा बनने वाले संगत कोण, एकांतर कोण तथा अंतः कोण। पार्ट 2 समांतर रेखाएं। आज हम पढ़ेंगे बच्चों समांतर रेखाएं तथा तिर्यक रेखा द्वारा निर्मित कोणों के गुणधर्म। समांतर रेखाएं क्या होती हैं बच्चों? समांतर रेखाएं मतलब एक ही प्रतल में स्थित परंतु परस्पर प्रतिच्छेदित न करने वाली रेखाओं को समांतर रेखाएं कहते हैं। अब इसके बारे में हम लोग थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे बच्चों। जैसा कि आप बच्चों देख रहे हो, ये बच्चों रेखा होती है। ये क्या है? रेखा। ये एक रेखा है, इसका मैंने नाम लिख दिया ए बी। अगर मैंने दो रेखा को ऐसे किया तो इन रेखाओं को बोलते हैं बच्चों, ये रेखा एक दूसरे को काट रही हैं मतलब इनको बोलेंगे प्रतिच्छेदित रेखाएं। प्रतिच्छेदित रेखाएं। मगर ये बच्चों एक ही प्रतल में हो रहा है। देखो मैंने पहले क्या बताया कि ये रेखा है और ये है प्रतिच्छेदित रेखाएं। प्रतिच्छेदित रेखाएं मतलब दो रेखाएं जो परस्पर एक दूसरे को एक बिंदु पर काटती हैं मतलब प्रतिच्छेदित करती हैं। परंतु कुछ ऐसी रेखाएं हैं जो एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं, जैसे ये रेखाएं। तो इन रेखाओं को बोलते हैं बच्चों समांतर रेखाएं। क्या बोलते हैं? समांतर। देखो बच्चों नाम से ही मालूम पड़ता है, समांतर मतलब समान अंतर होना चाहिए, मतलब इनके बीच में जो गैप होना चाहिए ना बच्चों, वो एकदम बराबर होना चाहिए, समान होना चाहिए। उनको बोलते हैं समांतर रेखाएं। तो क्वेश्चन है कि समांतर रेखाएं किसे कहते हैं? तो बच्चों समांतर रेखाएं मतलब वे रेखाएं जो कभी भी एक दूसरे को परस्पर प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं। एक ही प्रतल में स्थित परंतु प्रतिच्छेदित न करने वाली रेखाएं को हम क्या कहते हैं? समांतर रेखाएं कहते हैं। अगर हम अपने दैनिक जीवन में उदाहरण लेंगे कि कौन सा उदाहरण उनके ऊपर निर्भर है, तो जैसे बच्चों देखो सीढ़ी का जो एक पायदान होता है बच्चों, उसमें एक एक का गैप होता है। और ये कैसा गैप होता है बच्चों मालूम है? समांतर गैप होता है। मतलब एक के बाद एक जो गैप होता है ना, उसकी एक दूरी निश्चित होती है। तो ये हो गया समांतर रेखा है। जैसे खिड़की में जो विंडो होता है, हमारा जो विंडो होता है खिड़की, उसमें भी जो गैप होता है ना बच्चों, वो एक समांतर रेखाएं में इसका क्या होता है? गैप होता है। तो ये हमारे दैनिक जीवन में इसका समांतर रेखाओं का यह उपयोग है। तो क्वेश्चन है समांतर रेखाएं किसे कहते हैं? तो एक ही प्रतल में स्थित दो रेखाएं जो एक दूसरे को प्रतिच्छेदित ना करती हो, उन्हें ही कहते हैं समांतर रेखाएं। तो आज का हमारा टॉपिक है बच्चों इन समांतर रेखाएं के ऊपर और इसके द्वारा निर्मित कोण। समझो ये दो रेखा समांतर हैं एक दूसरे के, और एक तिर्यक रेखा। ये बच्चों तिर्यक रेखा है। तिर्यक रेखा मतलब वह रेखा जो दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेदित करती है, ये तिर्यक रेखा है। अब इसके द्वारा जो कोण बनते हैं, ये कोण, फिर इसके बाजू में ये कोण, फिर ये कोण, ये जो कोण बन रहे हैं बच्चों, ये कोण मतलब क्या होता है? जब दो किरण आपस में एक बिंदु पे मिलती हैं तो कोण का निर्माण होता है। तो ये जो कोण बनते हैं ना बच्चों, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे कि किस तरह के कोण बनते हैं, कैसे कोण बनते हैं और कैसे एक दूसरे के बराबर होती हैं। आगे देखेंगे बच्चों। एक ही प्रतल में स्थित परंतु परस्पर प्रतिच्छेदित न करने वाली रेखाओं को समांतर रेखाएं कहते हैं। नीचे डायग्राम दिया गया है, रेखा एल रेखा एम के समांतर है। अब इसके द्वारा जो निर्मित कोण है उसके बारे में अध्ययन करेंगे बच्चों। पहला कोण का नाम है संगत कोण, दूसरा एकांतर कोण, तीसरा बाह्यकांतर कोण, चौथा है अंतः कोण, पांचवा है शीर्षाभिमुख कोण, छठा है रेखीय युगल कोण। दो कोण और आपको मैं बताने आ रहा हूँ, इसके पहले आपने पहले ही अध्ययन कर लिया होगा। शीर्षाभिमुख कोण और रेखीय युगल कोण क्या होते हैं। चलिए अब लिखा गया है दो रेखा तथा उनकी तिर्यक रेखा द्वारा निर्मित कोणों की जोड़ियां।
तो कौन कौन से कोणों की जोड़ियां होती है इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो यहाँ देखते हैं बच्चों, ये दो रेखा है बच्चों, एक सेकेंड। ये दो रेखा समांतर रेखा है बच्चों। ये दो रेखा समांतर रेखा है और ये इसकी तिर्यक रेखा है। रेखा का नाम है बच्चों एल एम और तिर्यक रेखा का नाम है एन। इसका नाम दे दो बच्चों ए बी सी डी। दो बिंदु जो उसको प्रतिच्छेदित करती है इसका नाम दे दो पी और क्यू, पी और क्यू। अब हम लोग इसका नाम देंगे बच्चों, मैं यहाँ पे इसको काट देता हूँ, पी क्यू। अब ये जो कोण है, ये कोण इस कोण के बराबर है, तो इस कोण को बोलेंगे संगत कोण। कौन से कोण, समझो मैं इसका नाम दे रहा हूँ बच्चों, कोण ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी, ये है डी। इसी तरह बच्चों ये ई, ये एफ, ये जी और ये एच। तो अब हम बताएंगे इसमें कौन से कोण संगत कोण है। तो संगत कोणों की जो जोड़ियां हैं, संगत कोणों की जोड़ियां, पहला है कोण ए बराबर है कोण ई के। कोण ए बराबर है कोण ई के। ये कोण ए कोण ई के बराबर, ये हो गया संगत कोण। उसी तरह उसके बाजू में कोण बी बराबर है कोण एफ के, ये भी हो गया संगत कोण। उसी तरह कोण डी बराबर है कोण एच के। ये देखो बच्चों, ये डी है, ये एच है, ये दोनों कोण बराबर हो गए, ये कोण हो गए संगत कोण। फिर लास्ट वाला बच्चों ये कोण सी और कोण जी, कोण सी बराबर है कोण जी के। तो ये हो गया संगत कोण। तो इस तरह बच्चों चार जोड़ी बनती है जिसमें क्या होते हैं, संगत कोणों की जोड़ियां क्या होती है, एक दूसरे के बराबर होती है। बराबर मतलब एक जोड़ी संगत कोण। उसी तरह एक जोड़ी और बनती है, उसका नाम है एकांतर कोण। एकांतर कोण, तो एकांतर कोण में बच्चों क्या होता है, ये देखो ये कोण है, देखो ये कोण डी है ना, इसको अगर मैं लूंगा तो सी को छोड़ दूंगा। क्या बोलता है एकांतर, मतलब एक का अंतर। एक का अंतर मतलब एक को छोड़ के। हाँ, तो अगर मैं कोण डी लूंगा तो सी को छोड़ दूंगा, तो क्या लूंगा फिर एफ, मतलब कोण डी किसके बराबर है, कोण एफ के। उसी तरह अगर मैं कोण सी लेता हूं तो ये कोण एफ छूट जाएगा, फिर कोण ई आएगा, मतलब कोण सी बराबर है कोण ई के। तो इस तरह बच्चों दो जोड़ी हो गई, एकांतर कोण के दो जोड़ी हो गई। कोण डी बराबर है कोण एफ के, ये देखो डायग्राम में, कोण डी बराबर है कोण एफ के और कोण सी बराबर है कोण ई के। एक जोड़ी और है बच्चों, उसका नाम है बाय एकांतर कोण। बाय एकांतर कोण, बाय मतलब जो बाहर से बनता है, जैसे यहाँ देखो ध्यान से, ये तो अंदर वाले एकांतर कोण थे, आंतरिक। बाय मतलब जैसे ये कोण ए, ये किसके बाहर के बराबर है, कोण जी के, क्योंकि बाहर बाहर है, देखो ये बाहर है, ये इसके बाहर है, ये समांतर रेखा के बाहर है। तो कोण ए बराबर है कोण जी के, कोण ए बराबर है कोण जी के। उसी तरह दूसरा है कोण बी बराबर है, ये बाहर है इसके, किसके, एच के, कोण बी बराबर है कोण एच के। तो ये हो गया बच्चों बाय एकांतर कोण।
तो मैंने संगत कोण बता दिया आपको, एकांतर कोण बता दिया बच्चों आपको मैंने, और बाह्य एकांतर कोण बता दिया। अब हम आखिरी वाला पढ़ने जा रहे हैं, जो इसमें आखिरी है अंतः कोण। क्या है? अंतः कोण। तो अंतः कोण क्या होता है बच्चों? अंतः कोण मतलब होता है जो समांतर रेखा के अंदर वाले कोण। तो अंदर वाले कोण मतलब जैसे कोण डी और कोण ई, इसको जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? कोण डी प्लस कोण ई मिलेगा हमको 180 अंश। उसी तरह कोण सी प्लस कोण एफ, कोण सी प्लस कोण एफ बराबर 180 अंश। तो ये हो गया बच्चों हमारा 4 कोण। एक है गया संगत कोणों की जोड़ियां, एक हो गया एकांतर कोण, एक हो गया बाह्य एकांतर कोण, और एक हो गया अंतः कोण। तो इस तरह संगत कोणों में 4 कोण की जोड़ियां बराबर होती है। यहाँ देख सकते हैं एक बार डायग्राम में फिर से बच्चों, ए बराबर है ई के, उसी तरह बाजू में बी बराबर है एफ। देखो ये समांतर रेखा अगर मैं लेता हूँ तो इसके ऊपर वाला कोण और इस समांतर रेखा के ऊपर वाला कोण, कोण ए बराबर कोण ई के, कोण बी बराबर कोण एफ के, उसी तरह कोण डी बराबर कोण एच के, और कोण सी बराबर कोण जी के। उसी तरह अब हम देखेंगे एकांतर कोण। देखो बच्चों एकांतर कोण अगर आपको पहचानना है ना तो ऐसे पहचानना है, कभी भी किससे? जेड से पहचानना, जेड से। जेड में क्या होता है? ये कोण इस कोण के बराबर होता है। जैसे यहाँ देखो जेड बन रहा है बच्चों, ये देखो जेड, ये अगर मैं जेड लेता हूँ ऐसे, ये रहा जेड, तो इस जेड में देखो बच्चों ये डी बराबर किसके हो जाएगा? एफ के। देखो यहाँ पे डी बराबर एफ के। और उसी तरह अगर मैं उल्टा जेड लेता हूँ, उल्टा उल्टा वाला जेड, तो सी बराबर किसके हो जाएगा? ई के। कोण सी बराबर कोण ई के। अगला है बच्चों बाह्य एकांतर कोण। तो बाह्य एकांतर कोण मतलब बाहर से जो बनते हैं कोण। तो ये कोण ऊपर वाला कोण ए और इसके नीचे वाला कोण जी, ये बाह्य हो गया। ऊपर वाला नीचे वाला ए और जी के बराबर हो गया। उसी तरह बी किसके बराबर हो गया? एच के बराबर हो गया। ये हो गया बाह्य एकांतर कोण। लास्ट में बच्चों अंतः कोण। बच्चों अंतः कोण क्या होता है? अंतः कोण मतलब होता है दो समांतर रेखाओं के अंदर बनने वाले कोण। तो इन दो कोणों को का योगफल जो होता है वो क्या होता है? 180 अंश होता है। 180 अंश मतलब संपूरक होता है। देख सकते हैं हम लोग आगे भी, यहाँ दिया गया है दो रेखा तथा उनके तिर्यक द्वारा निर्मित कोणों की जोड़ियां। तो इसमें दिया गया है बच्चों, ये डायग्राम आपको दिया, डायग्राम मैंने आपको बता दिया। उसके बाद देखो कैसे कोणों की जोड़ियां बनाई गई है, संगत कोणों की जोड़ियां। कोण ए कोण ई के संगत कोण है, आप देख सकते हो बच्चों डायग्राम में, कोण ए कोण ई के संगत कोण है। उसी तरह बच्चों कोण ए कोण ई के संगत है। उसी तरह बाजू में कोण बी कोण एफ के संगत है। तो ये तो दो ऊपर ऊपर हो गए, मतलब तिर्यक रेखा के ऊपर हो गए। उसी तरह कोण सी बराबर कोण जी के, ये समांतर रेखा के नीचे कोण है, कोण सी बराबर कोण जी के। और इसी तरह कोण डी बराबर किसके? कोण एच के। तो ऐसे कोणों को जो समांतर रेखाओं के ऊपर तथा समांतर रेखाओं के नीचे जो कोण बनते हैं उसे कहते हैं संगत कोण। अब हम अगला देखेंगे बच्चों एकांतर कोण। तो कोण डी बराबर कोण एफ के। देखो यहाँ जेड बन रहा है बच्चों, देखो जेड, ये रहा जेड। तो जहां जेड बनता है ना बच्चों, वो होता है हमारा एकांतर कोण। तो कोण डी बराबर कोण एफ के। वैसे नाम ही मालूम पड़ता है एकांतर मतलब एक का अंतर। मतलब अगर आपने एक कोण लिया ना ये वाला, तो इसको छोड़ दो, एक को छोड़ के फिर ये कोण एफ आ जाएगा। तो कोण डी बराबर है कोण एफ के। उसी तरह अगर मैं ये उल्टा जेड ले लूं, उल्टा जेड, ये रहा उल्टा जेड, तो उसमें क्या हो जाएगा? सी बराबर हो जाएगा ई के। कोण सी बराबर हो जाएगा कोण ई के। तो ये हो गया एकांतर कोण। लास्ट अंतः कोण। अंतः कोण क्या होते हैं बच्चों? अंतः कोण मतलब होता है जो तिर्यक रेखा के अंदर बनते हैं कोण। तो इस तरह बनने वाले बाएं तरफ बनने वाले ये कोण डी और ये कोण ई, इन दोनों को जोड़ोगे कोण डी और कोण ई को, तो इसका मान होगा 180 अंश। 180 अंश का मतलब संपूरक कोण। और उसी तरह जब मैं सी और एफ को जोड़ूंगा तो ये भी क्या मिलेंगे बच्चों? संपूरक कोण। संपूरक मतलब 180 अंश। तो बच्चों ये है हमारा टॉपिक, तिर्यक दो समांतर रेखाएं तथा तिर्यक रेखा द्वारा बनने वाले कोण। तो इस तरह 3 कोणों की जोड़ियां बनती है बच्चों, एक संगत कोण,
एक एकांतर कोण, एक अंतः कोण, और एक कोण मैंने और बताया आपको, बाह्य अंतः कोण, सॉरी बाह्य एकांतर कोण, ये भी बनता है। आगे देखेंगे हम लोग। ये तो मैंने आपको बता दिया, एकांतर कोणों की जोड़ियां, संगत कोणों की जोड़ियां और अंतः कोणों की जोड़ियां। अब इसमें कोण और मैंने आपको बताया था अभी, दो कोण का नाम, हाँ ये रहा, शीर्षाभिमुख कोण और रेखीय युगल कोण। अब इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। शीर्षाभिमुख कोण होते क्या है? जो देखो नाम से मालूम पड़ता है, शीर्षाभिमुख मतलब जो क्या होते हैं, सामने सामने होते हैं, जो एक दूसरे के शीर्ष के विमुख होते हैं। विमुख मतलब सामने सामने वाले कोण। तो ये इसको कैसे हम लोग अध्ययन करेंगे बच्चों? तो इसका अध्ययन करने के लिए आप देख सकते हैं, ये देखिए, दो रेखा एक दूसरे को प्रच्छेदित करती है। एक रेखा का नाम है ए बी, एक का नाम है सी डी। तो अगर ये दो रेखा एक दूसरे को प्रच्छेदित करती हैं, तब इसके सामने ये जो कोण होते हैं, ये कोण होता है बच्चों शीर्षाभिमुख कोण। क्या नाम होता है इसका? शीर्षाभिमुख कोण। उसी तरह समझो समझो मैंने इसका नाम ओ रख दिया, तो कोण ए ओ सी, कोण ए ओ सी बराबर हो जाएगा इसके सामने बेटा कोण बी ओ डी के, कोण बी ओ डी के। दूसरा, अब ये वाला, ये इसके सामने कोण ए ओ डी बराबर हो जाएगा कोण बी ओ सी के। तो ये कोण को बोलते हैं हम लोग बच्चों शीर्षाभिमुख कोण। इसमें फर्क क्या आता है बेटा मालूम है आपको, शीर्षाभिमुख में और बाकी कोणों में? तो जो शीर्षाभिमुख कोण जो होते हैं बेटा, वो प्रच्छेदित रेखाओं से बनते हैं, और जो संगत कोण, एकांतर कोण और अंतः कोण थे, वे समांतर रेखाओं से बनते हैं। आगे देखेंगे हम लोग। आगे हम लोग बेटा पढ़ेंगे रेखी युगल कोण। क्या पढ़ेंगे? रेखी युगल कोण। रेखी युगल कोण। देखो बच्चों, युगल का मतलब क्या होता है? युगल का मतलब जोड़ी, और रेखी मतलब एक रेखा में। समझो एक रेखा मैंने लिया ऐसा, ये एक रेखा है, इसका नाम है ए बी, और समझो ये एक, इससे कोण बन रहा है, समझो इसका मैंने नाम रख दिया ओ सी। तो इस रेखा पे जो दो कोण बन रहे हैं आजू बाजू में, ये कोण ये कोण, इन दोनों कोणों को हम जोड़ेंगे ए ओ सी तथा बी ओ सी, तो इसका मान होगा 180 अंश। 180 अंश का दूसरा नाम है संपूरक। तो रेखी युगल कोण द्वारा निर्मित कोणों को जोड़ने पर 180 अंश का मान मिलता है, मतलब ये 180 अंश के बराबर होते हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो रेखी युगल कोण होते हैं, रेखी युगल कोण, वे क्या होते हैं? परस्पर संपूरक होते हैं। संपूरक मतलब 180 अंश होते हैं। और इसी तरह एक संपूरक और था, उसका नाम था अंतः कोण। अंतः कोण को भी जोड़ने पे बच्चों क्या मिलता है? हमें संपूरक ही मिलता है। तो इस तरह बच्चों हम लोगों ने 5 कोणों के बारे में अध्ययन किया, जिसमें से 3 कोण ऐसे थे बच्चों जो समांतर रेखाएं द्वारा बनते हैं, और एक कोण ऐसा था बच्चों, और 2 कोण ऐसा था जो प्रच्छेदित रेखाओं द्वारा बनते हैं, एक शीर्षाभिमुख कोण और एक रेखीय युगल कोण। अब आगे आज हम लोग बच्चों इसके गुणधर्म के बारे में अध्ययन करेंगे कि इनके गुणधर्म होते क्या हैं। देखो बच्चों, कुछ महत्वपूर्ण गुणधर्म दिए गए हैं। पहला गुणधर्म, दो रेखाओं द्वारा निर्मित शीर्षाभिमुख कोण सर्वांगसम होते हैं। ये मैंने आपको बता दिया कि जो दो रेखाएं प्रच्छेदित करती हैं एक दूसरे को, उनके द्वारा जो निर्मित कोण होते हैं शीर्षाभिमुख कोण, वे सर्वांगसम होते हैं। दूसरा, रेखीय युगल कोण परस्पर संपूरक होते हैं। संपूरक का मतलब होता है इन दोनों को जोड़ने पर 180 अंश का मान निकलता है। पॉइंट नंबर तीसरा, संगत कोणों की सभी जोड़ियां एक दूसरे के सर्वांगसम होती है।
तो अगर एक जोड़ी सर्वांगसम होगी तो अन्य दो जोड़ी भी सर्वांगसम होगी, ये इसका कथन है। तो यदि संगत कोणों की एक जोड़ी सर्वांगसम होती है तो उसकी अन्य जोड़ी भी क्या होगी, एक दूसरे के सर्वांगसम ही होगी। आगे बच्चों चौथा पॉइंट है समांतर रेखाएं। तो लिखा गया है अगर एकांतर कोणों की एक जोड़ी सर्वांगसम हो तो सभी जोड़ियां भी क्या होंगी, आपस में सर्वांगसम होंगी। इसीलिए लिखा गया है एकांतर कोणों की सभी जोड़ियां एक दूसरे के सर्वांगसम होती है। लास्ट पांचवा पॉइंट, तिर्यक रेखा द्वारा निर्मित अंतः कोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो जैसा कि मैंने आपको बोल दिया कि अगर दो रेखा समांतर है और उसको से तिर्यक रेखा उसको प्रक्षेपित कर रही है तो उसके द्वारा जो अंदर जो कोण बनते हैं उसको होते हैं अंतः कोण। उस अंतः कोणों का जो योगफल होता है वो क्या होता है बच्चों, 180 अंश होता है। तो ये आज का जो टॉपिक था, ये हमारा टॉपिक इस गुणधर्म पे समांतर रेखाओं और तथा उसके गुणधर्म पे निर्धारित था। अब मैं आपको एक छोटा सा वीडियो दिखाऊंगा ताकि आपको वीडियो को देखने के बाद और अच्छे से डिटेल में समझ में आ जाए कि संगत कोण, एकांतर कोण और अंतः कोण ये क्या होते हैं। एक सेकंड बच्चों। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। इस वीडियो में आप इन सब के बारे में जानेंगे। सर आवाज आ रहा है? समांतर रेखाएं क्या होती हैं, तिर्यक रेखाएं, संगत कोण, एकांतर अंतः कोण। इस वीडियो में आपको एक दो न्यूमेरिकल्स भी कराऊंगा, एक दो एग्जांपल कराऊंगा जिससे कि आपके ये कॉन्सेप्ट और स्ट्रॉन्ग हो जाए। तो शुरू करते हैं समांतर रेखाओं से। समांतर रेखाएं क्या होती है, देखिए आप जानते हैं कि कोई भी रेखा अगर दोनों तरफ से हम ऐसा करते हैं तो उसको हम रेखा कहेंगे। और रेखा का कोई उसमें एंड पॉइंट नहीं होता है, कोई उसमें यानी कहीं से शुरुआत नहीं होती, कोई एंड नहीं होता है, तो ये रेखा है। अगर हम ऐसा कर दें, इसको हमें नाम देना है तो ऐसा करके नाम देते हैं, ये है AB। और एक दूसरी रेखा हमने खींच ली CD। ये रेखाएं एक दूसरे के समांतर होंगी अगर ये कभी भी एक दूसरे को नहीं मिलेंगी। और दूसरी भाषा में लोग कहते हैं कि अगर ये एक दूसरे को अनंत में मिलती हैं तो हम इन्हें समांतर कहते हैं। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है, देखो अनंत कुछ होता नहीं है, यानी ये रेखाएं कभी नहीं मिलती है तो ये समांतर है। अब दूसरी बात ये है, समांतर रेखाएं क्या हर बार अगर रेखाएं नहीं मिलेगी तो वो समांतर होंगी, ऐसा नहीं है। ये एक ही तल पे होनी चाहिए, एक ही प्लेन पे होनी चाहिए। आई मीन टू से अगर मैं इन दोनों की बात करूं तो ये वैसे ये दोनों कभी नहीं मिलेंगी, पर क्या ये दोनों समांतर रेखा है? नहीं, ये समांतर नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर मैं इनको ऐसा कर दूं तो अब ये रेखाएं समांतर है। क्यों? क्योंकि एक तो ये एक ही प्लेन में है, एक ही तल में है, और दूसरा इनके बीच की दूरी हमेशा एक जैसी रहेगी, कभी नहीं चेंज होगी। जितना इनके बीच की डिस्टेंस यहाँ पे है उतना ही यहाँ पे, उतना ही यहाँ पे है। तो ये रेखाएं एक दूसरे के समांतर है। तो एक दूसरे के समांतर रेखाएं क्या होती हैं? ये कभी नहीं मिलती है एक दूसरे को, एक ही तल पर होती है और इनके बीच की दूरी हमेशा बराबर होती है। अब बात करते हैं तिर्यक रेखा की। जब समांतर रेखाओं को कोई रेखा काटती है, दोनों रेखाओं को, तो उसको हम तिर्यक रेखा कहते हैं। तो इसे नाम दे देते हैं EF। अब देखो ये जो तिर्यक रेखा है ये किसी भी तरह से हो सकती है। मैं आपको इसे और तरह बताता हूँ। जैसे मान लो कि कोई रेखा, अगर ये समांतर रेखाएं हैं तो तिर्यक रेखा ऐसी भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, ये सब तिर्यक रेखाएं हैं, ठीक है। ये आप जानते हैं कि एक समांतर चतुर्भुज है। तो अगर मैं इन रेखाओं को समांतर रेखा लूं, यानी ये एक दूसरे के समांतर हैं, तो मैं इस रेखा को कहूंगा कि ये तिर्यक रेखा है। इसी वजह से ये रेखा भी एक तिर्यक रेखा है, ठीक है। और अगर मैं इनकी बात करूं, ये एक दूसरे के समांतर है,
तो अगर मैं इनको कहूं कि ये समांतर रेखाएं हैं तो इनके हिसाब से फिर ये रेखाएं तिर्यक रेखाएं हो जाएंगी। ठीक है, तो दो समांतर रेखाओं को जब कोई रेखा काटती है तो उसको हम तिर्यक रेखा कहते हैं। अगर मैं बात करूं एक आयत की, तो ये आयत ABCD है, तो आप जानते हैं आयत भी एक तरह का पैरेललोग्राम होता है, समांतर चतुर्भुज होता है। ये भुजाएं एक दूसरे के समांतर है, तो फिर ये तिर्यक रेखा है, ये भी एक तिर्यक रेखा है। तो अब आप समझ गए तिर्यक रेखा क्या होती है, ट्रांसवर्सल लाइन। ओके, इंग्लिश में अगर आप जानना चाहते हैं। अब मैं आपको इन सब कोणों के बारे में बताऊंगा कि कौन सा संगत कोण है, कौन से एकांतर अंतः कोण, एकांतर बाह्य कोण और सहायक कोण है। तो इनको नाम दे देते हैं। तो यहाँ पे ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7, एंगल 8। तो जब भी दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो जो कोण बनते हैं वो कोण दो टाइप के बनते हैं। दो टाइप का मतलब ये है कि उनमें एक कोण 90 अंश का होगा और सारे बराबर होंगे। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं बात करूं इसकी, तो ये इसके बराबर है और फिर ये और ये चारों कोण बराबर होंगे। अगर ये 60 अंश का है तो ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा। उसके बाद जो बाकी है, जैसे ये इसके बराबर होता है और ये चारों बराबर होते हैं। तो अब आपको मान से ये 60 अंश है, ये भी 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है और ये 120, 120, 120, 120। तो मैंने क्या कहा, दो तरह के कोण बनते हैं, एक 90 से ज्यादा बनेगा और एक 90 से कम बनेगा। अगर आपने एकदम सीधी रेखा खींच दी तो सारे 90 हो जाएंगे, 90। लेकिन अगर आपने तिरछी रेखा खींची है तो एक कोण 90 से कम बनेगा और वो सारे बराबर होंगे। अगर 90 से कम वाला 70 डिग्री है तो ये भी 70, 70, 70, 70 होगा। और ये अगर 110 है तो 110, यानी 110, 110, 110, 110 ऐसा होगा। ठीक है, अच्छा अब सबसे पहले बात करते हैं संगत कोण की। तो देखो, तो संगत कोण पहचानने के लिए हम एक काम करते हैं। मान लो कि यहाँ पे कुछ चीज रखी हुई है, ठीक है ना, मान लो कि यहाँ पे ये रखा हुआ है। अब मुझे ये बताओ कि इसको, ये जो मैंने यहाँ पे रखा है, इसको कौन कौन से कोण देख रहे हैं, किस किस की नजर इस पे पड़ रही है। तो आप जानते हैं एक इसे ये देख रहा है और एक ये देख रहा है, इसका और इसका मुंह इसकी तरफ है, तो ये दोनों संगत कोण हो गए। तो यानी ये पहचानने का तरीका है एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5 और संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर मैं यहाँ पे रखूं और मैं ये कहूं कि इसको कौन कौन से कोण देख रहे हैं, तो इसे एक ये देख रहा है और एक ये देख रहा है, दोनों का मुंह जो है इसकी तरफ है। तो कोण एंगल 2, एंगल 6 ये भी संगत कोण है। ठीक है ना, अब मैं इसको यहाँ पे रखूंगा, इससे कौन कौन देख रहे हैं, किसका मुंह इसकी तरफ है, इसका मुंह इसकी तरफ है, इसका मुंह इसकी तरफ है, तो यानी एंगल 3 बराबर हो गया एंगल 7। अब फिर ऐसे में यहाँ पे रख दूं तो एक इसे ये देख रहा है और एक ये देख रहा है, यानी एंगल 4 एंड एंगल 8 ये दोनों संगत कोण है। तो कोण यानी ये और ये कोण 1 एंड कोण 5 ये एक दूसरे के संगत कोण है। ठीक है ना, एंगल 2 एंगल 6 ये एक दूसरे के संगत कोण है। संगत कोण यानी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। फिर एंगल 3 एंगल 7 ये भी संगत कोण है और एंगल 4 एंगल 8 ये दोनों संगत कोण है। तो आपको संगत कोण पहचानना आ गया है। ओके, अब बात करते हैं एकांतर कोण की। और एकांतर कोण दो तरह के होते हैं, एकांतर अंतः कोण, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, और फिर एकांतर बाह्य कोण यानी ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। तो देखो यहाँ पे जो 8 एंगल हैं इसमें 4 अंतः कोण है, इंटीरियर एंगल्स हैं, और 4 बाह्य कोण है, एक्सटीरियर एंगल्स हैं। ठीक है ना, 4 इंटीरियर, ये अंदर की तरफ जो है वो इंटीरियर है, बाहर की तरफ जो है वो एक्सटीरियर है, बाह्य कोण है, ये अंतः कोण है। ठीक है, तो यहाँ पे एक हम इधर वाला लेते हैं और एक इधर वाला लेते हैं। ठीक है, यानी इधर का बड़ा कोण, इधर का बड़ा कोण। तो अगर मैं 2 लूं तो ये 8 के बराबर होगा, क्योंकि मैंने कहा था कि केवल 2 तरह के कोण होते हैं। तो अगर ये बड़ा है
90 से ज्यादा तो ये भी 90 से ज्यादा, तो ये दोनों बराबर होने चाहिए। और इन्हें कहते हैं एकांतर। एकांतर यानी एक इस तरफ एक इस तरफ, और अंतःकोण क्योंकि ये अंदर की तरफ है। इसी तरह से एंगल 3 और एंगल 5 जो है ये भी इक्वल है, और इनकी भी सेम प्रॉपर्टी है कि ये एकांतर अंतःकोण है, इसलिए ये इक्वल है। ठीक है ना? तो अब आपको समझ आ गया एकांतर अंतःकोण क्या होते हैं। एक इधर होगा, एक इधर होगा, और अंदर की तरफ होंगे, और वो इक्वल होंगे। यानी आप इन दोनों को एकांतर अंतःकोण नहीं कह सकते। ठीक है, एक बड़ा है और एक छोटा है, नहीं, दोनों बड़े और या दोनों छोटे, ये आपस में इक्वल होंगे। अब बात करते हैं एकांतर बाह्य कोण की। तो अब इसमें एक्सटीरियर की बात की जा रही है, यानी बाहर के एंगल्स की बात है। तो ये बाह्य कोण 4 है। अब एकांतर यानी एक इधर वाले लेंगे और एक इधर वाले लेंगे, तो एंगल 4 और एंगल 6 आपस में बराबर है, और एंगल 1 एंगल 7 आपस में बराबर है। और अगर पूछा जाए कि एंगल 1 एंगल 7 किस प्रॉपर्टी से बराबर है, तो आप कहोगे कि ये एकांतर बाह्य कोण है, इसलिए आपस में बराबर है। ये दोनों क्यों बराबर है? क्योंकि एकांतर बाह्य कोण है। समझ गए? अब लेकिन अभी तक आपने जितना पढ़ा है, सबसे उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ सह अंतःकोण। इंपॉर्टेंट क्यों मैं आपको बोल रहा हूँ? क्योंकि इनसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनते हैं। आपके पास सबसे ज्यादा क्वेश्चन केवल इससे बनते हैं। ठीक है, आई मीन टू से ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन के बीच में। तो देखो, सह अंतःकोण होते हैं तिर्यक रेखा के सेम साइड अंतःकोण, यानी ये जो है तिर्यक रेखा के एक ओर के अंतःकोण, यानी ये जो ट्रांसवर्सल लाइन है इसके सेम साइड के अंतःकोण। तो कौन कौन से हैं? जैसे एंगल 2 एंगल 5 ये सह अंतःकोण है, तो ये तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोण है। और इनकी प्रॉपर्टी ये होती है, तिर्यक रेखा के एक ओर के अंतःकोण एक दूसरे के सप्लीमेंट्री होते हैं। ठीक है, तो यानी उनको प्लस करके 180 डिग्री आता है, जिसको हम समकोण कहते हैं। तो अगर आप इन दोनों को प्लस करोगे तो ये 180 डिग्री आएगा। यानी अगर मैं ये कहूं कि भाई एंगल 2 130 डिग्री है, तो एंगल 5 बताओ, तो आपको क्या करना है? 130 प्लस ये 180 होता है, तो ये 50 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, और इधर वाले भी सेम प्रॉपर्टी होगी, एंगल 3 और एंगल 8 को मिला के 180 डिग्री आएगा। ठीक है, तो ये है सह अंतःकोण। तो अभी तक आपको पता चल गया है सारा। अब इसमें एक दो क्वेश्चंस करते हैं, जिससे कि आपको थोड़ा ये कॉन्सेप्ट और स्ट्रॉन्ग हो। तो देखो, एक क्वेश्चन करते हैं। ये दो समांतर रेखाएं हैं, और इसमें ये 140 अंश का कोण है, और ये जो है ये 50 अंश का कोण है। तो आपको बताना है कि ये कितना होगा, इसका मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मैंने थोड़ा हाई लेवल का क्वेश्चन, ऊपर की लेवल का क्वेश्चन है, लेकिन कोई बात नहीं, इसको करते हैं। तो देखो, इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, एक लाइन हम ऐसे में ड्रॉ कर देंगे। तो इस तरह बच्चों ये रहा, मैंने आपको बता दिया संगत कोण, एकांतर कोण, अंतःकोण और उनकी जोड़ियां, और उनके जोड़ियों के बाद मैंने आपको बता दिया उनके गुणधर्म। तो उनसे कुछ महत्वपूर्ण गुणधर्म है, जैसा पहला महत्वपूर्ण गुणधर्म है कि इनके द्वारा जो शीर्षाभिमुख कोण बनते हुए वे सर्वांगसम होते हैं, जो रेखीय युगल कोण बनते हुए परस्पर संपूरक होते हैं बच्चों, और संगत कोणों की जो जोड़ियां होती हैं वे एक दूसरे के सर्वांगसम होती हैं। मतलब अगर एक जोड़ी सर्वांगसम है तो अन्य जोड़ियां भी क्या होंगी? सर्वांगसम होगी। तथा अगर एकांतर कोणों की जोड़ियों की बात करें तो भी जोड़ियां क्या होती है? एक दूसरे के सर्वांगसम होती हैं। और तिर्यक रेखा द्वारा जो निर्मित अंतःकोण होता है, जिसको हमने बोला सह अंतःकोण, उसका भी योगफल कितना होता है? 180 अंश होता है।
अब आपको मैं एक उदाहरण दिखा रहा हूँ, उदाहरण ध्यान से देखेंगे हम लोग। एक दो समांतर रेखाएं ली हैं, ये रेखा है और ये तिर्यक रेखा है, जिसका नाम मैंने रखा ए बी सी डी ई एफ जी एच। अब बोला जाता है कि यदि, अब बोला गया है कि यदि कोण ए का मान, यदि कोण ए का मान 50 हो तो अन्य कोणों का मान ज्ञात करो। तो अन्य कोणों का मान ज्ञात करो। ज्ञात करो। हमको ए का मान दिया है बच्चों 50, बाकी कोण। तो जैसा कि मैंने आपको बताया आकृति में कि जो कोण ए है, कोण ए, इसके सामने ये जो कोण ई है ना, ये संगत कोण है। तो कोण ए बराबर कोण ई, क्यों? संगत कोण। परंतु कोण ए का मान है 50 अंश, ये दिया गया इसलिए इसको मैंने लिख दिया 10। इसी तरह कोण ई भी कितना हो जाएगा बच्चों? 50 अंश। चलिए, हमको ए मिला, ए के बाद क्या मिल गया बच्चों? ई मिल गया। अब बच्चों ए के सामने ये डी, जो ए के सामने ये डी है ना बच्चों, ये क्या हो जाएंगे? ए और डी ये हो जाएंगे शीर्षाभिमुख कोण। कोण ए बराबर कोण डी, क्यों? शीर्षाभिमुख कोण। और कोण ए का मान दिया गया 50, तो कोण डी भी क्या हो जाएगा बच्चों? 50 अंश। अब ये जो कोण डी है ना बेटा, कोण डी, ये कोण डी जो है ना, ये कोण ई के बराबर है, क्यों? एकांतर कोण। तो कोण डी कोण ई का मान भी देखो 50 अंश आ गया। आगे अब हम आते हैं, हमको क्या मिल गया बच्चों? कोण डी और कोण ई मिल गया, दो कोण मिल गया। अब हम आते हैं बी की तरफ। कोण ए और कोण सी लेते हैं। कोण ए प्लस कोण सी बराबर 180 अंश, क्यों? ये हो जाएगा रेखी युगल कोण। रेखी युगल कोण। तो कोण ए का मान 50, कोण सी का मालूम नहीं, 180 अंश। सी बराबर 50 वहां जाएगा तो 180 माइनस 50, तो कोण सी कितना हो जाएगा बच्चों? 130 अंश। और ये जो कोण सी है ना बेटा, ये कोण सी, ये कोण सी एफ के बराबर है, क्यों? एकांतर कोण। कोण सी बराबर है कोण एफ के, एकांतर कोण। और ये जो सी का मान है ये हमको 130 मिल गया, तो कोण एफ भी कितना हो जाएगा बच्चों? 130। तो अभी तक हम लोग ने 4 कोण का मान निकाल लिया, कोण ई, कोण डी, कोण सी, कोण एफ। अब देखो ध्यान से बच्चों, ये कोण सी के नीचे कोण जी है और ये समांतर रेखा के नीचे है, नीचे है मतलब संगत कोण। तो यहाँ पे हो जाएगा कोण सी बराबर कोण जी, संगत कोण। और संगत कोण के बाद कोण सी का मान मैंने फाइंड किया 130, तो इसलिए कोण जी का मान भी कितना हो जाएगा बच्चों? 130 अंश। इसी तरह बच्चों कोण डी के नीचे कौन से कोण है? कोण एच। और ये दोनों क्या है? समांतर रेखा के नीचे है, तो ये भी क्या हो जाएगा? संगत कोण। कोण डी प्लस कोण एच, सॉरी, कोण डी बराबर कोण एच, संगत कोण। और कोण डी का मान आपने पहले ही निकाल लिया 50, तो कोण एच भी कितना हो जाएगा बच्चों? 50। तो हमारे सब कोण आगे क्या? 1 2 3 4 5 6 कोण आया, हमको 7 कोण चाहिए। अब एक कोण कौन सा रह गया बच्चों? कोण डी हो गया, कोण एफ हो गया, कोण एच हो गया, कोण जी हो गया, कोण बी रह गया बेटा, कोण बी। अब हमको एफ मिल गया और एफ के बाजू में एफ के ऊपर कौन सा कोण है? कोण बी। तो ये भी संगत कोण। कोण बी बराबर कोण एफ, संगत। और कोण एफ का मान आपने निकाला 130,
तो इस तरह कोण बी भी कितना हो जाएगा बच्चों 100। तो मैंने यहाँ पे ना 4 कोणों को पकड़ा, एक एकांतर कोण, सॉरी एक संगत कोण, शीर्षाभिमुख कोण, रेखीय युगल कोण और एकांतर कोण। आप इसको ना बच्चों अंतः कोण से भी कर सकते हो, जैसे कोण डी और कोण एफ में कोई एक मान मालूम होगा तो दोनों को जोड़ने पे 180 मिलता है, तो एक का मान रखने पे दूसरे का मान भी आ जाएगा। तो इस तरह बच्चों हम लोग संगत कोण, एकांतर कोण और अंतः कोण का उपयोग होता है। तो इस तरह हम लोग को अगर एक कोण का मान मालूम हो तो हम अन्य कोणों का मान भी क्या कर सकते हैं बच्चों, ज्ञात कर सकते हैं। और इस नियम के आधार पे हमें संगत कोण की जोड़ियां सर्वांग मिलती हैं, एकांतर कोणों की जोड़ियां सर्वांग मिलती हैं और अंतः कोणों का योगफल क्या होता है, समपूरक होता है। और इसी तरह हम लोग ने 2 और पढ़ लिया कि शीर्षाभिमुख कोण भी क्या होते हैं, सर्वांग होते हैं, और रेखीय युगल द्वारा जो बनने वाले कोण हैं वो क्या होते हैं, संपूरक होते हैं। तो इस तरह बच्चों ये टॉपिक यहीं पे क्लोज होता है। अब आपको इसके रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन है, कुछ भी मन में डाउट है तो आप पूछ सकते हो बच्चों। अगर आपको इसमें आज कुछ भी ऐसा पॉइंट है जो आपको इन कोणों में नहीं समझ में आया है तो आप बच्चों क्वेश्चन कर सकते हो। तो आज का हमारा टॉपिक था ज्योमेट्री में लेसन नंबर 2 समांतर रेखाएं। हाँ बेटा बोलो। सर दत्त यानी क्या होता है? हाँ दत्त मतलब बेटा दिया गया है। ज्योमेट्री में ना कोई चीज जब दिया जाता है ना तो उसको हम दत्त लिखते हैं बच्चों। इसके बारे में आप अब धीरे धीरे और आगे बढ़ेंगे ना तो आपको समझेगा। दत्त का मतलब होता है दिया गया, जो चीज दी जाती है ना उसको ज्योमेट्री में दत्त बोलते हैं। और जिसको सिद्ध करना है उसको साध्य बोलते हैं। बोलो हेलो। हाँ बेटा बोलो हेलो। हेलो सर, ये समांतर रेखा में क्या करना होता है? बेटा समांतर रेखा ना ये हमारा ज्योमेट्री का एक पार्ट है भूमिति का। ये जो रेखाएं होती है ना कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती है, और फिर इन समांतर रेखाओं द्वारा कुछ कोण बनते हैं, और इन जो कोण बनते हैं इनकी जो जोड़ियां होती है वे आपस में क्या होती है, सर्वांगसम होती है। तो बच्चों हम लोग ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं। ज्योमेट्री का मतलब होता है भूमिति, भूमिति का मतलब होता है मापन। कोई भी चीज को हम मापते हैं ना, भूमिति मतलब पृथ्वी पे, भू मतलब पृथ्वी पे जो भी चीजें हैं ना सबको मापने के लिए हम लोग भूमिति पढ़ते हैं। तो समांतर रेखाएं भी हमारे दैनिक जीवन में इसका भी उपयोग आती हैं। जो हमारे घर की जो सीढ़ियां बनी होती हैं उसके पायदान में जो एक एक करके जो गैप होता है वो कहीं ना कहीं समांतर रेखा के गुणधर्म पे ही निर्भर होता है, क्योंकि ये एक दूसरे से गैप नहीं करेंगी तो हमको जो अंतर है ना वो नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए हम लोग समांतर रेखाएं पढ़ते हैं, और इनके द्वारा जो निर्मित कोण होते हैं वे आपस में एक दूसरे के सर्वांगसम होते हैं। और सर ये संगत कोण कौन इसमें? बेटा ये जो समांतर रेखाएं होते हैं ना, तो ये समांतर रेखाओं को अगर कोई तिर्यक रेखा, तिर्यक मतलब जो रेखा काटती है, वो जो तिर्यक रेखा होती है उससे 3 कोणों की जोड़ियां बनती है। 3 कोण मतलब और बनते हैं। वे 3 कोण होते हैं संगत कोण, एकांतर कोण और अंतः कोण। संगत मतलब होता है एक दूसरे के संगत वाला, मतलब अगर एक रेखा के ऊपर वाला कोण है, जैसे मैं बोल सकता हूँ आपको संगत का मतलब ये है बच्चों, जैसे समझो ये तो तिर्यक रेखा है, सॉरी ये जो तेज समांतर रेखा है और ये है तिर्यक रेखा, तो ये रेखा के ऊपर वाला कोण ये कोण, और इसी रेखा के ऊपर वाला ये कोण, ये एक दूसरे के संगत जैसा है। संगत मतलब सेम टू सेम, ये भी ऊपर है ये भी ऊपर है, तो ये जो कोण होंगे सर्वांगसम होंगे, इसी को बोलते हैं संगत कोण। कहने का मतलब होता है अगर ये 50 है तो ये भी 50 होगा, उसी तरह ये अगर ये 70 है तो ये भी 70 होगा। तो इससे जो कोण बनते हैं ना ये सर्वांगसम होते हैं, मतलब ऊपर वाला 50 तो ये भी 50। उसी तरह अगर समझो ये 30 अंश है तो इसके नीचे वाला ये भी 30 अंश होगा, इसी को बोलते हैं संगत कोण। और समझो ये 40 है तो ये नीचे वाला भी 40 होगा। तो ये कोणों की जोड़ियां होती है। संगत कोण क्या बताता है कि अगर ऊपर वाला 50 है तो उसके जस्ट नीचे वाला भी 50 होगा। सर बोलो एकांतर कोण बताइए ना। हाँ बेटा, अब एकांतर कोण बता रहा हूँ। तो एकांतर कोण में क्या होता है बच्चों,
एकांतर कोण में अगर ये दो रेखा समांतर है और ये तिर्यक है, तो ये कोण, ये अंदर वाला, ये कोण और ये कोण, ये एकांतर कोण होते हैं। मतलब ए कोण बी कोण, ये एकांतर कोण है। कहने का मतलब होता है अगर ये 50 है तो ये वाला भी क्या होगा 50। एकांतर को पहचानने के लिए बेटा आप बस इतना याद रखो, ये जेड बनाना है आपको, जेड, जहां जेड बनता है ना वही एकांतर कोण होता है। मतलब ये 50 तो ये 50, उसी तरह अगर ये 40 है तो इसके नीचे वाला ये 40। देखो नाम से मालूम होता है एकांतर, मतलब एक का अंतर होना चाहिए। मतलब अगर आपने ये कोण लिया ना तो ये छोड़ दो एक को और ये वाला कोण होगा इसके बराबर, तो कोण ए बराबर कोण बी के, और इसी तरह अगर आपने ये कोण लिया सी तो इसको छोड़ के इसके बराबर होगा। तो एकांतर कोण भी क्या होते हैं बराबर। और अंतःकोण जो होते हैं वो जो अंदर वाले कोण होते हैं, समांतर रेखा के अंदर वाले कोण, जैसे ये कोण ये कोण। और किसी को पूछना है बच्चों? हेलो, हाँ बेटा, और कुछ पूछना है किसी को? सर अंतकोण बताओ ना। हाँ बेटा, अंतःकोण का मतलब होता है जैसे अगर ये समांतर रेखाएं हैं दो, ये दो समांतर रेखाएं हैं, रेखा एल रेखा एम, और ये तिर्यक रेखा है रेखा एन, तो इस रेखा के अंदर जो कोण बनते हैं ना, अंदर ये समांतर रेखाएं के अंदर जो कोण बनते हैं ना, ये होता है अंतःकोण। मतलब इसको जोड़ने पर, मतलब समझो ये ए है और ये बी है, तो इन दोनों को जोड़ोगे तो मान कितना होगा बच्चों 180 अंश। उसी तरह ये कोण और इसके नीचे वाला कोण, ये कोण, इस कोणों को जोड़ोगे कोण सी और कोण डी को, तो ये हो जाएगा 180 अंश। तो संगत कोण और एकांतर कोण तो बराबर होते हैं, परंतु जो अंतःकोण होते हैं ये 180 अंश इनका योगफल होता है। 180 अंश का मतलब होता है ये संपूरक होते हैं। क्या होते हैं? संपूरक। और बच्चों आज हम लोग ने भूमिति में पार्ट 2 समांतर रेखाएं, उनकी परिभाषा तथा उसके द्वारा निर्मित कोणों के गुणधर्म के बारे में अध्ययन किया। तो उसके द्वारा जो कोण बनते हैं वे संगत कोण, एकांतर कोण और अंतःकोण होते हैं। और इसमें हम लोग ने इनके गुणधर्म के बारे में अध्ययन किया बच्चों। तो जो संगत कोण होते हैं बच्चों वे एक दूसरे के सर्वांगसम होते हैं, जो अंतःकोण होते हैं वे एक दूसरे के सर्वांगसम होते हैं, और जो अंतःकोणों का योगफल होता है वो क्या होता है 180 अंश होता है। तो आज हम लोग ने इसके बारे में अध्ययन किया बच्चों, और इसके बारे में जो आगे का टॉपिक है उसको हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू बच्चों।